सबसे पहले हम समझते हैं राज्य सचिवालय को। तो देखिए, मंत्रिपरिषद को परामर्श और कार्यालयी सहायता प्रदान करने के लिए एक राज्य सचिवालय का गठन किया जाता है ना। तो देखिए, राज्य सचिवालय का प्रत्येक राज्य में गठन किया जाता है ना। प्रत्येक राज्य में एक उस राज्य का सचिवालय होता है और इसका गठन क्यों किया जाता है? मंत्रिपरिषद को परामर्श देने के लिए और उनको कार्यालयी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सचिवालय का गठन किया जाता है ना। राज्य सचिवालय का हेड कौन होता है? तो मुख्य सचिव यहाँ का हेड होता है। तो देखिए, वस्तुतः मुख्य सचिव सचिवों का प्रमुख होता है तथा सचिवालय के सभी विभाग इसके नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, तो जितने भी सचिव रहते हैं सचिवालय में, तो उसमें सबसे ऊपर होता है मुख्य सचिव और ये सचिवालय का भी हेड होता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की धुरी है। यह एक आईएएस रैंक का वरिष्ठ या फिर सीनियर अधिकारी होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो जो मुख्य सचिव होता है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी स्टेट के लिए, है ना। किस रैंक का आदमी होता है? आईएएस रैंक का वरिष्ठ अधिकारी होता है। और जो मुख्य सचिव होता है ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में भी कार्य करता है। अब हम थोड़ा सचिवालय के कार्य समझ लेते हैं। देखिए, राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है राज्य सचिवालय। इसके अलावा सरकारी नीतियों को बनाना, आवश्यक सामग्री एकत्रित करना और उनका विश्लेषण कर मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना, ये सभी कार्य होते हैं राज्य सचिवालय। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, जो राज्य सचिवालय होता है ये मंत्रिपरिषद को परामर्श देता है। इसके अलावा कार्यालयी सहायता का जो पूरा काम होता है राज्य सचिवालय करता है। आगे हम देखते हैं प्रशासनिक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, जिलों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 75 है। मंडल या डिवीज़न देखिए तो 18 है। यहाँ पर तहसीलों की संख्या 351 है। नगर निगम यहाँ पर 17 है। सामुदायिक विकास खंड 822 हैं। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 है ना। तो ये कुछ फैक्ट हैं यहाँ पर प्रशासनिक इकाइयों से संबंधित, तो आपको थोड़ा याद रखना है। चलिए, अब हम बात करते हैं कार्यकारी विभाग निदेशालय की। तो देखिए, राज्य प्रशासन के प्रमुख 3 अवयव हैं। एक है मंत्रिपरिषद, एक है सचिव या फिर सचिवालय और एक है कार्यकारी विभाग। तो जो मंत्रिपरिषद होती है ना राज्य के, वो राजनीतिक प्रमुख होती है, आपको पता होगा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसके अलावा जो सचिवालय होता है यहाँ पर प्रशासन का पूरा काम होता है और जो कार्यकारी विभाग होता है ये निदेशालय होता है। थोड़ी डिटेल समझते हैं। मंत्रिपरिषद एवं सचिव सचिवालय का संबंध नीति निर्माण से होता है। ठीक है, तो देखिए, मंत्रिपरिषद और जो सचिव सचिवालय है इसका कार्य क्या है? नीति निर्माण करना। इसके अलावा जो कार्यकारी विभाग है, ये थर्ड वाला है ना, या फिर निदेशालय जिसको हमने बोला था, ठीक है, इसका कार्य क्या है? क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी लेना। ठीक है, तो इसका काम है नीति निर्माण करना और इसका काम है, कार्यकारी विभाग का काम है क्रियान्वयन करना। चलिए आगे बात करते हैं मंडल, जिला, तहसील और ब्लॉक प्रशासन। तो जो प्रशासन की इकाइयां होती हैं किसी भी राज्य में, उसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यात्मक इकाइयां नीचे तक फैली हुई हैं और सबके अपने विभाजन के स्तर अलग अलग होते हैं ना। इसको थोड़ा समझते हैं। सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद मंडलायुक्त मंडल स्तर पर होता है। इसका काम अपने मंडल में शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली तथा अन्य कार्यों को देखना है ना। तो जैसे कि मंडल या फिर डिवीजन लेवल पर एक मंडलायुक्त होता है, फिर जिसको हम कमिश्नर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मंडल लेवल पर ये होता है और वरिष्ठ एक आईएएस रैंक का अधिकारी ये होता है। मंडल के नीचे जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले होते हैं और जिले के नीचे तहसील होती है ना। और मंडल के नीचे क्या होता है? जिला होता है एक, और जिले का जो हेड होता है वो कौन होता है? कलेक्टर होता है, या फिर हम जैसे जिलाधिकारी भी बोलते हैं। और जिले के नीचे क्या होती है? तहसील होती है। तो ये सारी प्रशासनिक इकाइयां हैं। विकास प्रशासन में सबसे नीचे ब्लॉक और ब्लॉक के ऊपर जिला और जिले के ऊपर राज्य स्तरीय विभाग होते हैं ना। तो यही अभी हमने जो समझा, देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर मंडल हमने देखा, मंडल के नीचे हमने देखा यहाँ पर जिला होता है, जिले के नीचे यहाँ पर तहसील होती हैं, तहसील के नीचे फिर यहाँ पर ब्लॉक होते हैं, है ना। तो मंडल में यहाँ पर मंडलायुक्त होता है, जिले में यहाँ पर कलेक्टर होता है या फिर जिलाधिकारी होता है, और फिर सबसे नीचे ब्लॉक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा प्रशासन कंट्रोल होता है या फिर चलता है किसी भी राज्य का। चलिए अब हम थोड़ा समझते हैं महाधिवक्ता या फिर एडवोकेट जनरल क्या होते हैं। तो देखिए, राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है उसे हम महाधिवक्ता या फिर एडवोकेट जनरल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप केंद्र में देखते हैं महान्यायवादी होता है, आर्टिकल 76 में दिया हुआ है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्यों में एक महाधिवक्ता होता है जो कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं सरकार का सबसे ऊपर का वकील होता है ये, है ना। इसकी नियुक्ति कैसे होती है? तो राज्य के जो महाधिवक्ता होता है इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और आर्टिकल 165 में इसको बताया गया है। पदावधि क्या होती है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद पर धारण रहते हैं। योग्यता की बात की जाए तो वह भारत का नागरिक हो। इसके अलावा 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य या फिर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल वर्क से जुड़ा हो और कम से कम 10 वर्षों से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। तो इसकी क्वालिफिकेशन होती है या फिर योग्यताएं रहती हैं। तो क्या क्या योग्यता है?
ठीक है, 10 वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक कार्य से जुड़ा हो, इसके अलावा 10 वर्षों से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता या फिर एडवोकेट रहा हो। तो किसी भी व्यक्ति को महाधिवक्ता बनने के लिए ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए, है ना। इसके कार्य क्या होते हैं, तो विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देना, इसके अलावा राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करना, है ना। राज्यपाल से मतलब है आप सरकार से समझिए, है ना, ये सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह देता है। इसके अलावा जो भी कार्य सौंपे जाते हैं विधि या फिर कानून से संबंधित, तो उसका ये संपादन करता है। महाधिवक्ता सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है और बोल सकता है, किंतु सदन में मतदान नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जो महाधिवक्ता होता है या फिर एडवोकेट जनरल होता है, यह सदन में वोटिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। तो एक बात आपको याद रखनी है, ये सदन में बोल तो सकता है ना, बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, अब वर्तमान में जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता हैं या फिर एडवोकेट जनरल हैं वो कौन है, तो राघवेंद्र सिंह है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा याद रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की। तो देखिए, न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों का रक्षक और संविधान का सजग प्रहरी होता है। न्यायपालिका शासन का तीसरा अंग होता है ना। आपको पता ही होगा, एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। तो ये शासन या फिर सरकार के 3 अंग होते हैं। इसका मुख्य कार्य विधि की व्याख्या करना है। इसके अलावा यह विधायिका और कार्यपालिका पर तब नियंत्रण स्थापित करती है जब ये निकाय संविधान के विपरीत कार्य कर रहे हैं ना। तो इसके एक मुख्य कार्य, एक तो आपको पता ही होगा, आपके न्याय के लिए न्यायपालिका कार्य करती है। इसके अलावा इसके जो मुख्य कार्य की बात की जाए तो विधि और लॉ की व्याख्या करना, अर्थात जो संविधान में चीज़ें लिखी हुई हैं और कहीं पर ऐसा डिस्प्यूट होता है तो उसको ये संविधान की वे व्याख्या करती है। इसके अलावा विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने से मतलब ये है कि यदि विधायिका और कार्यपालिका, है ना, संविधान के विपरीत कार्य कर रही हैं तो उसको ये नियंत्रित भी करती है ना। ये बॉडी 3 जो होती हैं, इनको बनाया ही इस प्रकार से गया है कि इनमें से कोई भी जो एक अंग है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए और एक अंग दूसरे पर नियंत्रण स्थापित कर सके। प्रदेश की न्याय व्यवस्था 2 स्तरों पर कार्य करती है। तो एक है उच्च न्यायालय और एक है अधीनस्थ न्यायालय, है ना। तो राज्य स्तर पर ये 2 व्यवस्थाएं काम करती हैं। सबसे ऊपर होता है हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय, और उसके नीचे ही बहुत सारे जिले लेवल पर कुछ कोर्ट होते हैं जिनको हम अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, है ना। अब हम हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय की बात करते हैं। वर्तमान में कितने हैं देश में, 25 हाई कोर्ट हैं। तो देखिए, संविधान के भाग 6 के अनुसार या फिर पार्ट 6 के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 214 के अकॉर्डिंग प्रत्येक उच्च न्यायालय का जो गठन होता है ना, इसमें क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, इसके अलावा अन्य न्यायाधीश यहाँ पर होते हैं ना। तो हर राज्य में इस प्रकार से सिस्टम चलता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी यही होता है कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य यहाँ पर न्यायाधीश होते हैं। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यायाधीशों की संख्या हो सकती है। देखिए, संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या फिर किसी यूनियन टेरिटरी के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकता है। ये आर्टिकल 231 में चीज़ें लिखी गई है। संसद, देखिए, संसद को ये पावर दी गई है कि वो किसी 2 या 2 से अधिक राज्यों या फिर किसी राज्य या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए, है ना, किसी एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सके। इसके अलावा वर्तमान में कितने 25 हाई कोर्ट है ना, यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, 25 हाई कोर्ट हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है ना। यूनियन टेरिटरी कितनी है हमारे यहाँ पर, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें से सिर्फ दिल्ली में हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर हाई कोर्ट की व्यवस्था नहीं है, है ना। चलिए, इसके अलावा आप मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसी कौन सी 2 यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पर विधानसभा की व्यवस्था है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति देख लेते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से। ठीक है, तो देखिए, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट करता है। किसके परामर्श से करता है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके, और जो उस राज्य का राज्यपाल है उनके परामर्श से किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम आगरा में 1866 में की गई थी, किंतु 1869 में इसे प्रयागराज में स्थानांतरित कर दिया गया। लखनऊ में इसका एक खंडपीठ है ना। तो देखिए, स्थापना इसकी कहाँ की गई थी, 1866 में आगरा में की गई थी। इसके अलावा 1869 में से प्रयागराज या फिर इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया और लखनऊ में इसकी एक खंडपीठ है। तो ये तो आपको पता ही होगा।
प्रयागराज उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 160 है, जो कि देश में अन्य सभी उच्च न्यायालयों की संख्या में सबसे अधिक है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी हाई कोर्ट होते हैं वहाँ पर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है। तो सबसे ज़्यादा यदि देश में किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं तो वो प्रयागराज उच्च न्यायालय में है, 160 न्यायाधीश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश वॉल्टर मॉर्गन थे, है ना। ये कब से कब तक थे? 1866 से लेकर 1871 तक इनका कार्यकाल था। इसके अलावा स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे विधु भूषण मलिक। ये 1947 से 1955 तक उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं ना। तो ये आपको दोनों फैक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, उच्च न्यायालय राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची के संबंधित विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है ना। तो आपको पता ही होगा, जो उच्च न्यायालय होता है ये सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय नहीं है, बल्कि उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो कि केंद्र में दिल्ली में है। तो वहां पर अपील की जा सकती है उच्च न्यायालय के जितने भी फैसले हैं उनके अगेंस्ट जाकर के, है ना। तो ये चीज आपको पता ही होगी। चलिए, अब हम बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कई अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं, जैसे कि जिला न्यायालय होते हैं, सेशन न्यायालय होते हैं, परिवार न्यायालय होते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं, विधिक सेवा समितियां होती हैं। ठीक है। देखिए, जिला न्यायालय या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होते हैं? उत्तर प्रदेश को 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है और प्रत्येक जिले का नियंत्रण जिला न्यायाधीश के माध्यम से होता है ना। तो जिले में जो भी कोर्ट होता है तो उसका एक डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज होता है। ठीक है। प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है जो कि दीवानी और फौजदारी दोनों मामले देखता है ना। दीवानी मतलब सिविल और फौजदारी मतलब क्रिमिनल। ठीक है। जब दीवानी मामले देखता है तो उसे जिला न्यायाधीश बोलते हैं, और जब वो क्रिमिनल केसेस देखता है तो उसे हम सत्र न्यायाधीश बोलते हैं। ये अंतर होता है, तो आपको याद रखना है। जिला जज एवं अतिरिक्त जिला सेशन जज की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। तो जो जिला जज होते हैं, इसके अलावा अतिरिक्त सेशन जज होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा 2 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, जिसे हम PCSJ बोलते हैं, और उच्चतर न्यायिक सेवा, जिसे हम हायर जुडिशियल सर्विस बोलते हैं। उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा के अंतर्गत मुंसिफ मजिस्ट्रेट एवं लघुवाद न्यायाधीश आते हैं, है ना। तो जो पहला वाला ये है उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, इसमें कौन कौन से मजिस्ट्रेट आते हैं? मुंसिफ मजिस्ट्रेट और लघुवाद न्यायाधीश आते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल एंड सेशन जज, वर्तमान में जिसे हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बोलते हैं, ये आते हैं ना। तो ये सेकंड वाले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज आते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला तथा सत्र न्यायाधीश, लघुवाद न्यायाधीश, सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय स्थापित किए गए। ठीक है। तो ये अलग अलग जिलों में या फिर अलग अलग जनपदों में या अलग अलग न्यायालय और न्यायाधीश, अलग अलग न्यायालय यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं पारिवारिक कोर्ट या फिर फैमिली कोर्ट की। तो उत्तर प्रदेश के सभी मंडलीय मुख्यालयों में अधिनियम 1985 के अंतर्गत एक एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है। तो जितने भी मंडलीय मुख्यालय या फिर डिवीजन के मुख्यालय हैं वहाँ पर अधिनियम जो 1985 का है, तो एक एक पारिवारिक न्यायालय की या फिर फैमिली कोर्ट की स्थापना की गई है। पारिवारिक न्यायालय में विवाह संबंधी, भरण पोषण संबंधी, पति पत्नी से विवाह के संबंधित मामले जो होते हैं, इसके अलावा बच्चों के संरक्षण के मामले होते हैं, मतलब परिवार से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं वो उन सब का जो निपटारा होता है या फिर डिसीजन होता है वो इन कोर्ट में होता है। वर्तमान में लखनऊ और कानपुर नगर में 2-2 पारिवारिक न्यायालय कार्यरत हैं। अभी देखिए, यहाँ पर हमने देखा था कि प्रत्येक जो मंडलीय मुख्यालय है वहाँ पर एक एक पारिवारिक न्यायालय है, लेकिन लखनऊ और कानपुर में 2-2 पारिवारिक न्यायालय हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, आपको याद रखना है। चलिए, लोक अदालत की बात करते हैं या फिर पब्लिक कोर्ट की बात करते हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 3-3 स्थायी लोक अदालतें कार्य कर रही हैं। लोक अदालत की व्यवस्था भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है ना, जिसे हम लघु संविधान की संज्ञा भी देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, तो आपको याद रखना है। द्वारा नीति निर्देशक तत्व या फिर जिसे हम DPSP बोलते हैं, में एक नया अनुच्छेद 39A या फिर 39 का जोड़कर समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था का प्रावधान करता है ना। तो जो देखिए, ये लोक अदालत का कॉन्सेप्ट आया है ना, ये किस लिए आया है? जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जैसे ST, SC, OBC या फिर आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको निःशुल्क विधिक सहायता या फिर लॉ की सहायता के लिए ये प्रावधान या फिर जो लोक अदालतें हैं उसका प्रावधान किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 39 का जोड़ा गया था या 39A जोड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में या फिर उत्तर प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में।
देखिए, प्रदेश में समाज के कमजोर वर्गों एवं आर्थिक रूप से जो असहाय व्यक्ति होते हैं, इनको मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क विधिक सेवा सलाह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ना। तो देखिए, प्रदेश के जो भी जितने भी समाज है उसमें जो भी कमजोर वर्ग हैं, इसके अलावा आर्थिक रूप से जो असहाय व्यक्ति हैं, है ना, इनके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एवं इनको निःशुल्क या फिर फ्री विधिक सेवा और सलाह उपलब्ध कराने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्रदेश सरकार ने 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का गठन किया। इस अधिनियम के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य स्तर पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला स्तर पर तथा तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण तहसील स्तर पर गठित किए गए, है ना। तो इस अधिनियम के द्वारा राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर और तहसील स्तर पर ये अलग अलग विधिक सेवा प्राधिकरण गठित किए गए। 1986 में उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना लखनऊ में की गई। तो ये फैक्ट निकल के आया है, आपको याद रखना है। न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है ना, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो लखनऊ में की गई है। चलिए आगे बात करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त की। देखिए, लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत केंद्र के लिए लोकपाल तथा राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की गई है। तो जो लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम आया था 2013 में, इसके तहत केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सहमति दे दी थी और 14 जनवरी 2014 से यह अधिनियम लागू हो गया था। तो ये भी आपको याद रखना है ना, राष्ट्रपति ने इसको अपनी अनुमति कब दी थी? 1 जनवरी 2014 को, और 16 जनवरी 2014 से ये लागू हो गया था। देखिए, देश के जो पहले लोकपाल हैं वो कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष हैं। ये उनकी फोटो है, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले लोकपाल हैं देश के। अब हम बात करते हैं लोकायुक्त की। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया। लोकायुक्त संगठन स्थापित करने का जो मूल उद्देश्य है, राज्य के उच्चतम स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक के अधिकारों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, कदाचार संबंधी शिकायतों एवं अभिकथनों का अन्वेषण करना और राज्य सरकार को इस संबंध में अपनी संस्तुति भेजना। देखिए, लोकायुक्त और जो लोकपाल होता है, इनको गठित करने का उद्देश्य क्या है कि जो भी करप्शन होता है, निचले लेवल से लेकर के ऊपरी स्तर तक का जो भी करप्शन या फिर भ्रष्टाचार देखने को मिलता है ना, तो उस पर लगाम लगाना या फिर उसको कंट्रोल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल को नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 14 सितंबर 1977 को। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की। तो सन 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय दिलाने के लिए या फिर इसके उद्देश्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसकी स्थापना क्यों की गई है? 1976 में की गई है। सरकारी कर्मचारी जो भी होते हैं, इनको शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। एक है उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग। तो सूचना का अधिकार जो आया था अधिनियम 2005 में, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको पता ही होगा, 2005 में आया था, कि धारा 15 के तहत राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 और 65 वर्ष का होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के प्रथम जो मुख्य सूचना आयुक्त थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति M.A. खान, है ना, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। कहा गया है कि राज्य भारत के अंदर पंचायतों का गठन करे और समय समय पर इनको शक्तियां प्रदान करे और मजबूत करे, है ना। अभी मैंने जैसे आपको बताया, इसमें आर्टिकल 40 में क्या लिखा हुआ है ना, जो राज्य हैं भारत के अंदर पंचायतों का गठन करें, पंचायतों की स्थापना करें और उनको शक्तियां प्रदान करें ताकि उनको मजबूती मिले। ठीक है, तो ये आर्टिकल 40 में ये चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए, जो हमारी यूनियन व्यवस्था है ना, भारत एक यूनियन है ना, आपको पता होगा। तो इसमें कैसी व्यवस्था है? सबसे ऊपर केंद्र सरकार होती है, उसके नीचे राज्य सरकारें होती हैं और फिर उनके भी नीचे क्षेत्रीय या फिर स्थानीय सरकारें होती हैं। ठीक है, जैसे पंचायती राज होती हैं ग्रामीण स्तरों पर और नगर स्तरों पर नगरीय निकाय होते हैं। पंचायती राज में क्या क्या आता है? जिला पंचायत आती हैं, क्षेत्र पंचायत आती हैं और ग्राम पंचायत आती हैं। इसके अलावा नगरीय निकाय लेवल पर नगर निगम होता है, नगर पालिका होता है और नगर पंचायत होता है। ये क्या होते हैं अभी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पूरा देश है या फिर जिसे हम यूनियन बोलते हैं, तो इस प्रकार से चलता है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार होती है, उसके नीचे राज्य सरकारें होती हैं प्रत्येक राज्य में,
इसके अलावा देखिए क्षेत्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर भी, ठीक है, पंचायती राज और नगरीय निकाय के माध्यम से शासन किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। पंचायती राज को राज्य सूची या फिर स्टेट लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आपको पता ही होगा 3 लिस्ट होती हैं, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो जो पंचायती राज सब्जेक्ट है या फिर विषय किस सूची में है, ठीक है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, आपको याद रखना है कि पंचायती राज राज्य सूची या फिर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया गया, किंतु उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना 15 अगस्त 1949 को प्रारंभ हुई, है ना। तो देखिए जब हमारे देश को आज़ादी मिली है ना, उस टाइम उत्तर प्रदेश को क्या बोलते थे, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस या फिर संयुक्त प्रांत बोलते थे। ये चीज़ हमने कई बार रिवीजन की है, ठीक है। तो उस समय उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 लाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, किंतु उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1949 को। देखिए अधिनियम तो 47 में आ गया था, लेकिन कोई भी चीज़ तुरंत नहीं हो जाती है इम्प्लीमेंट, लेकिन स्थापना कब हुई आगे चल करके इनकी, 15 अगस्त 1949 को इनकी स्थापना हुई। तो ये आपको डेट भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बलवंत राय। सबसे पहले पंचायती राज को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा कुछ समितियां पढ़नी पड़ेंगी। तो एक समिति है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा हम देखते हैं। देखिए 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलताओं के कारण इनकी समीक्षा करने के लिए इस समिति का गठन 1957 को किया गया, है ना। तो देखिए आपको पता ही होगा, ग्रामीण विकास के संबंध में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ था, है ना। तो इसकी असफलता के चलते या फिर इसकी समीक्षा करने के लिए या फिर पंचायती राज के संबंध में और सुझाव देने के लिए 1957 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसे हम बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं ना। ये बलवंत राय मेहता जी हैं, इनकी अध्यक्षता में ही ये समिति बनाई गई थी। ये समिति बनाई गई थी। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया, है ना। तो ये समिति ने जो पंचायती राज व्यवस्था, इसको क्या नाम दिया था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। देखिए विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए शक्तियाँ एक जगह यहाँ पर इकट्ठी हैं, है ना, तो शक्तियों को निचले स्तर तक पहुँचाना, है ना। जैसे केंद्र के पास मान लीजिए पूरी शक्तियाँ हैं, अब इसको हमें निचले स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक यदि पहुँचाना है तो इसको हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण शक्तियों का, ठीक है। तो शक्तियाँ एक जगह से सभी जगह ट्रांसफर करना, इसको हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण। आगे बात करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों को 3 स्तर पर गठन करने की या फिर गठित करने की बात की गई, है ना। तो जो ये बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, तो इन्होंने जब अपनी सिफारिशें दी तो इन्होंने 3 स्तर पर पंचायतों के गठन की बात की थी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है। जो वर्तमान में भी हमें यही व्यवस्था देखने को मिलती है 3 स्तर पर, तो यही सिफारिश इन्होंने दी थी। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की गई और 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई, ठीक है। देखिए जब इन्होंने अपनी 1957 में रिपोर्ट दे दी थी इस कमेटी ने, तो 1958 में राष्ट्रीय विकास जो परिषद थी, इनके द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी उनको मंजूर कर दिया गया, है ना। और 2 अक्टूबर 1959, ये डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इस डेट को प्रधानमंत्री जो थे हमारे उस समय जवाहरलाल नेहरू जी, तो इन्होंने राजस्थान का जो नागौर है यहाँ से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की, ठीक है। तो जो बलवंत राय मेहता ने सिफारिशें की थी उसको लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना, ठीक है। और कौन सा जिला बना, नागौर जिला बना, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है, ये डेट भी आपको याद रखनी है, और राजस्थान का जो नागौर जिला है इसके बारे में भी आपको दिमाग में चीज़ें रखनी है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी वर्ष 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो राजस्थान में की गई, इसके बाद है ना इसी वर्ष देखिए 11 अक्टूबर 1959 के टाइम पे आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले ये राजस्थान में लागू हुआ, उसके बाद 11 अक्टूबर को पंचायती राज व्यवस्था आंध्र प्रदेश में भी लागू कर दी गई, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अशोक मेहता समिति की। तो पंचायती राज की असफलताओं के कारण इस समिति का गठन 1957 में किया गया, ठीक है। देखिए अब ये त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू तो कर दिया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता मिल नहीं रही थी, तो इसको रिव्यू करने के लिए एक और कमेटी गठित की गई 1977 में, जिसे हम अशोक मेहता समिति बोलते हैं, ठीक है। इसकी डेट आपको याद रखना है 1977।
इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को 3 स्तर के स्थान पर 2 स्तर पर पंचायतों की गठन की बात की है ना। तो बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर पर पंचायतों के गठन की बात की थी, लेकिन जो अशोक मेहता समिति आई इसने कहा 3 स्तर पर नहीं 2 स्तर पर ही पंचायतों का गठन होना चाहिए, एक जिले स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। इन्होंने ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत है उसकी बात को नकार दिया था, ठीक है। तो इन्होंने जो अपनी सिफारिशें दी थी इनको लागू उस समय नहीं किया गया था, ठीक है। दोनों कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना, आपको याद रखना है। अशोक मेहता ने 2 स्तर पर पंचायतों की सिफारिशें की थी, इसके अलावा जो बलवंत राय मेहता हैं इन्होंने 3 स्तरों पर पंचायतों के गठन की बात की थी। चलिए पंचायती राज से संबंधित कुछ अन्य समितियों को भी देख लेते हैं। तो देखिए अलग अलग समय में पंचायती राज को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए अलग अलग समितियों को गठन किया गया। राज्य राव समिति का गठन किया गया था 1985 में, सिंघवी समिति 1987 में गठित की गई और पीके थोंगन समिति 1988 में गठित की गई, ठीक है। तो ये कुछ अन्य समितियाँ हैं जिन्होंने अलग अलग समय में अपने अपने सुझाव दिए पंचायतों को मजबूत करने के लिए। तो यहाँ पर हमें इन समितियों को डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो राजीव गांधी की सरकार के समय में हम देखते हैं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन बिल 1989 लोकसभा में पारित हो गया, किंतु राज्यसभा में इसे पारित नहीं किया जा सका, ठीक है। तो पंचायती राजों को संवैधानिक दर्जा देने से मतलब ये है कि संविधान में पंचायती राज का उल्लेख करना है ना। इससे पहले संविधान में पंचायती राज का बस डीपीएस में उल्लेख था, इसके अलावा अलग से कोई उल्लेख नहीं था, ठीक है। तो इसको संविधान में दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन बिल 1989 में राजीव गांधी सरकार के समय में लाया गया था। देखिए जो ये पीके थोंगन समिति थी ना 1988 में बनी थी, तो इसने अपनी रिकमेंडेशन में ये बोला था कि जो पंचायती राज हैं इनको हमें संवैधानिक दर्जा देना चाहिए ताकि इनको और मजबूती प्रदान हो, ठीक है। तो फाइनली राजीव गांधी की सरकार में ये प्रयास किया गया था, 64वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था 1989 में, लेकिन ये पारित नहीं हो सका था संसद से। लोकसभा से तो पारित हो गया था परंतु राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया था। क्यों पारित नहीं हो पाया था? क्योंकि उस समय जो राज्य थे उनका ये मानना था कि इस बिल के थ्रू कहीं ना कहीं केंद्र को ज़्यादा पावर मिल रही है और राज्यों को कम पावर मिल रही है, इस कारण से ये राज्यसभा से पारित नहीं हो सका था। चलिए आगे बात करते हैं। नरसिम्हा राव की सरकार के समय में 73वां संविधान संशोधन बिल 1992 में लाया गया था, ठीक है। तो फाइनली संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन बिल लाया गया 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार के समय। इसके तहत आर्टिकल 243A से लेकर के 243O तक अनुसूची 11 जोड़ी गई और इसमें कुल 19 सब्जेक्ट पंचायतों को दिए गए। ये जब संविधान संशोधन लाया गया तो संविधान में आर्टिकल 243A से O तक जोड़ा गया। इसके अलावा अनुसूची भी जोड़ी गई, एक अनुसूची 11 जो कि पंचायती राज से संबंधित है, और पंचायतों को 29 या फिर 29 सब्जेक्ट प्रदान किए गए जिस पे वह अपने कानून बना सकती है या फिर काम कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है। ये संविधान संशोधन बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये आर्टिकल अनुसूची सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है ना। तो ये जब 73वां संविधान संशोधन बिल लाया और बाद में इसे लागू कब से किया गया? 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसी के चलते हम भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी फैक्ट मैंने कवर किए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यहाँ से कई बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको सारी डिटेल बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में कुछ और पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो 73वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। तो सीधा यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि जो 73वां संविधान संशोधन है किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। इसके अलावा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या फिर राइट देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1992 में ये संविधान संशोधन लाया गया था। तो अभी मैंने आपको बताया इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए ये संविधान संशोधन लाया गया था। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 में आर्टिकल 243A से O तक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 सब्जेक्ट भी दिए गए। तो ये सारी डिटेल हमने पहले ही डिस्कस कर ली। 73वां संविधान संशोधन से संबंधित कुछ अनिवार्य और महत्वपूर्ण बिंदु को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली या फिर जिसे हम 3 टायर सिस्टम बोलते हैं इसका प्रावधान किया गया है ना। 3 टायर सिस्टम से मतलब क्या है? जो बलवंत राय मेहता जी ने बताई थी वही प्रणाली को यहाँ पर अपनाया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है ना, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है। तो ये 3 टायर सिस्टम इसको हम बोलते हैं। तीनों स्तर पर चुनाव कैसे होंगे? तो प्रत्यक्ष होंगे। इसके अलावा न्यूनतम आयु होगी जो कैंडिडेट की वो 21 वर्ष होगी। जो भी चुनाव लड़ेंगे उनकी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए।
इसके तहत पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब देखिए जो 73वें संविधान संशोधन में जो कुछ प्रावधान किए गए थे, ये उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान मैं आपको सामने बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या बोला गया कि हर राज्य को महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण देना आवश्यक है। अब कोई राज्य चाहे तो इसको बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता, है ना। तो 1/3 आरक्षण तो बिल्कुल कंपलसरी है। कुछ कुछ राज्यों ने यहाँ पर 50% आरक्षण भी दे रखा है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है ना। इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं तो सभी स्तरों पर एससी और एसटी, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है उनकी जनसंख्या के आधार पर। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, है ना। जो ये 3 टायर सिस्टम में जो 3 है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, है ना, तो इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। इसके अलावा पंचायत के भंग होने पर 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो जब भी इसका कार्यकाल कंप्लीट होगा या फिर भंग होगी ये, तो उसके 6 महीने पहले चुनाव कराना अनिवार्य है। तो ये सारे कुछ अनिवार्य प्रावधान है 73वें संविधान संशोधन के, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो कि 22 अप्रैल 1994 को प्रदेश में लागू किया गया, है ना। तो जब ये 73वां संविधान संशोधन लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसी के तहत उत्तर प्रदेश का भी संशोधन विधेयक लाया गया पंचायत के संबंध में, जिसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती विधि विधेयक 1994 में से पारित किया गया, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। तो ये डेट आपको याद रखनी है। इस प्रकार प्रदेश में भी पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया। 23 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की भी स्थापना की गई, है ना। तो देखिए जो भी ये पंचायतों के चुनाव होते हैं वो कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो इसी के चलते 23 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की भी स्थापना की गई। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पंचायतों की निम्न त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया है। ठीक है, तो देखिए जो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो जिला पंचायत है, यहाँ पर 75 जिला पंचायत है, ये हर एक जिले में एक होती है। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत है 826 और पंचायत समिति हैं 58,189। ठीक है, तो ये कुछ डेटा भी आपको याद रखना है। 75 जिला पंचायत हैं, क्षेत्र पंचायत 826 है और पंचायत समिति 58,189, है ना। ये सरकारी डेटा है। ठीक है, ये सरकार की साइट से मैंने डेटा लिया है, तो यहाँ पर कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये फिर से यहाँ पर रिपीट हो गया फैक्ट, तो आपको याद रखना है 24 अप्रैल को हम पूरे देश में पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल से ही पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। चलिए अब एक एक करके हम इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जिला पंचायत जो है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में सबसे पहले या फिर सबसे ऊपर जिला पंचायत होती है, जिसका गठन प्रदेश के सभी जनपदों या फिर जिलों में किया जाता है ना। तो हर एक जिले में एक जिला पंचायत होती है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिला पंचायतें हैं। इसके अलावा इनका चुनाव इलेक्शन कैसे होता है, तो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से उस चुनाव क्षेत्र के वयस्क मतदाताओं के द्वारा किया जाता है ना। तो इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं तो वो उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है वयस्क मतदाताओं के द्वारा, मतलब 18+ के जो लोग होते हैं या फिर मतदाता होते हैं वो इनको चुनते हैं, इनके मेंबर को चुनते हैं। ठीक है, ये चुने हुए जो सदस्य होते हैं अपने बीच में से ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, तो जो ये सदस्य हम हर वार्ड में से एक एक चुनते हैं, तो वही सदस्य फिर आगे जाकर अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। तो एक बात याद रखना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और सदस्यों का यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव देखने को मिलता है। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी एवं पंचायती राज अधिकारी होता है ना। तो जो जिला पंचायत का सचिव होता है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य विकास अधिकारी या फिर पंचायती राज अधिकारी। इसके अलावा यहाँ पर जिला पंचायत में 6 समितियाँ बनाकर अपना कार्य किया जाता है, या फिर यहाँ पर 6 समितियाँ बनाई जाती हैं जो कि अपना कार्य करती हैं, जिनके नाम क्या क्या हैं देख लेते हैं। पंचायत समिति होती है, निर्माणकारी समिति होती है, नियोजन व विकास समिति होती है, स्वास्थ्य व कल्याण समिति होती है, शिक्षा समिति होती है और जल समिति होती है। तो ये 6 समितियां होती हैं जो कि अपना कार्य करती हैं जिला पंचायत के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है जिला पंचायत के संबंध में। आगे बात करते हैं क्षेत्र पंचायत, जो कि मध्यम स्तर पर होती है। तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में दूसरे स्थान पर क्षेत्र पंचायत की व्यवस्था की गई है। ठीक है, क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख होता है और एक उप प्रमुख होता है और अन्य सदस्य भी होते हैं। तो क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
चुने जाने के 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जाता। ठीक है, तो जो इसमें हम प्रमुख को चुनते हैं क्षेत्र पंचायत के, तो 1 वर्ष यदि आपने उसको सिलेक्ट कर लिया है तो 1 वर्ष तक उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है उसको हटाया नहीं जा सकता है ना, हटाने की प्रक्रिया को ही हम अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, तो 826 है। चुनाव कैसे होता है, तो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जैसा जिला पंचायत में हमने देखा था। उस ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं है ना, 18+ एज के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सदस्यों को चुना जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से फिर ये अपने प्रमुख को चुनते हैं। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत को जोड़ने का कार्य करती है। तो जो क्षेत्र पंचायत होती है मध्यम लेवल पर, तो ये जिला पंचायत और ग्राम पंचायत को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्षेत्र पंचायत का सचिव खंड विकास अधिकारी BDO होता है ना, तो इसका जो सचिव होता है वो कौन होता है, खंड विकास अधिकारी या फिर BDO है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसको हम बोलते हैं। यह भी 6 समितियां बनाकर कार्य करती है। तो जैसा हमने जिला पंचायत में देखा था 6 समितियां बनाकर के कार्य करती है, वैसे ही क्षेत्र पंचायत भी 6 समितियां बनाकर के अपना कार्य करती है। चलिए आगे बात करते हैं ग्राम पंचायत की। तो देखिए त्रिस्तरीय व्यवस्था पर सबसे जो निचले स्तर पर होती हैं वो ग्राम पंचायत होती हैं, ग्रामीण लेवल पर है ना। तो इनका चुनाव कैसा होता है, सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं के द्वारा होता है। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है ना। अब आपको यहाँ एक बात याद रखनी, जो इसके सदस्य होते हैं उनका भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है, और जो ग्राम प्रधान होते हैं या फिर जो हम जिसे सरपंच भी बोलते हैं है ना, तो उनका चुनाव भी यहाँ पर प्रत्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच या फिर ग्राम प्रधान होता है ना, ये आपको पता ही होगा। इसके अलावा प्रदेश में जो ग्राम पंचायतों की संख्या है वो 98,189 है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखिए जहाँ पर 999 की आबादी है वहाँ पर 9 सदस्य होंगे। 1000 से 2000 लगभग की जो संख्या है वहाँ पर 11 सदस्य होंगे। 2000 से 2999 जहाँ पर पॉपुलेशन है वहाँ पर 13 सदस्य होंगे। इसके अलावा 3000 से अधिक जहाँ पर गांव में संख्या है वहाँ पर 15 सदस्य होंगे। तो ये भी आपको डिटेल याद रखनी है। अलग अलग जनसंख्या के अकॉर्डिंग अलग अलग सदस्य यहाँ पर निर्वाचित होते हैं। ग्राम पंचायत की बैठकों की बात कर लें तो किसी भी ग्राम पंचायत की पहली बैठक उसके गठन के 30 दिन के भीतर होनी चाहिए है ना। तो मान लीजिए कोई नवीन ग्राम पंचायत गठित हुई है तो 30 दिन के पहले उसकी बैठक होना आवश्यक है। इसके बाद प्रत्येक माह में 1 बैठक होना आवश्यक है। साथ ही 2 बैठकों के मध्य 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ डिटेल भी आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला, जिनका नाम क्या था, नौरोजी देवी, ग्राम प्रधान या फिर सरपंच चुना गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट की एक प्रकार से न्यूज़ है, एकदम करंट की नहीं है, कुछ टाइम पहले की है। तो आजमगढ़ जो जिला है यहाँ पर 112 वर्ष की जो बुजुर्ग महिला थी नौरोजी देवी, इनको ग्राम प्रधान या फिर सरपंच चुना गया। तो ये पॉइंट या फिर फैक्ट आपको दिमाग में रखना है। आगे बात करते हैं ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया को थोड़ा हम देख लेते हैं। तो देखिए ग्राम प्रधान को हटाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है, जिसकी 15 दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है ना। तो यदि ग्राम प्रधान को हटाना है तो इसकी बैठक बुलाई जाती है, एक विशेष बैठक बुलाई जाती है जिसमें 15 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। इसके अलावा बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इनको हटाने के लिए कितना बहुमत चाहिए, 2/3 है ना, 2/3 बहुमत आवश्यक है मतदान करने वाले सदस्यों का। इस विशेष बैठक में गणपूर्ति होना आवश्यक है, जो कि उस ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों से कम नहीं होनी चाहिए। गणपूर्ति मतलब उसमें उपस्थित कितने हो रहे हैं सदस्य ना, तो 1/3 सदस्य आवश्यक हैं। इसके अलावा अपेक्षित बहुमत नहीं होने पर ग्राम सभा को हटाने का प्रस्ताव पारित नहीं हो सकेगा। यदि अपेक्षित बहुमत नहीं है तो ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सकेगा। इस प्रकार उसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए दूसरा प्रस्ताव उस बैठक के 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। मान लीजिए आपने एक बार ये प्रस्ताव ला दिया उसको हटाने का, तो अगले 1 वर्ष तक आप दोबारा उसको हटाने के लिए प्रस्ताव नहीं ला सकते है ना। तो ये इसको हटाने की प्रक्रिया ग्राम प्रधान को, तो ये भी आपको थोड़ा याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं नगरीय निकाय प्रणाली की। तो देखिए उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत 1916 से हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में जब आज़ादी के पहले नगरीय निकाय की शुरुआत हो गई थी 1916 से। नगरों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 तथा संयुक्त प्रांत नगरपालिका अधिनियम 1916 पारित किया गया। इन दोनों अधिनियमों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर क्षेत्र समितियां आदि की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये जो 2 अधिनियम लाए गए थे तो इनके द्वारा नगर निगम, नगर पालिका और नगर क्षेत्र समितियों की स्थापना की गई थी।
74वां संविधान संशोधन 1992 है ना, इसी से रिलेटेड है, नगरीय निकाय से, इसको हम देख लेते हैं। तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका या फिर नगरीय निकाय से संबंधित है। इसके द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया है ना, वहाँ पर हमने भाग 9 जोड़ा था और इसमें हमने भाग 9 का जोड़ा। आर्टिकल 243 से ZG तक इसमें हमने आर्टिकल जोड़े। इसके अलावा 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा। वहाँ पर हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी थी और यहाँ पर हमने 12वीं अनुसूची जोड़ी, और यहाँ पर हमने नगर पालिका या फिर नगरीय निकायों को 18 सब्जेक्ट प्रदान किए गए, है ना। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है, भाग 9 का या फिर पार्ट 9 का। इसके अलावा आर्टिकल आपको याद रखनी है, अनुसूची भी आपको याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास चेन्नई में 1987 में की गई। तो सर्वप्रथम जो भारत में नगर निगम की स्थापना हुई थी वो मद्रास चेन्नई में हुई थी 1987 में। ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा नगरीय निकाय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। नगर पंचायत होती है, नगर परिषद होती है और नगर निगम होती है। जैसे हमने वहाँ पर पंचायती राज में देखा था 3 लेवल होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। ये ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं जो कि नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं। तो नगर पंचायतों का गठन कहाँ किया जाता है, ये ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, लेकिन ऐसे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जो कि नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, धीरे धीरे उनका नगरीकरण हो रहा है। तो ऐसे क्षेत्रों में नगर पंचायत का गठन किया जाता है। इसके अलावा जो नगर परिषद होती हैं ये कहाँ पर होती हैं, तो यह छोटे नगरीय क्षेत्रों में, जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर नगर परिषद का गठन या फिर नगर पालिका का गठन किया जाता है। और जो नगर निगम होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, तो बड़े जो नगरीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पर नगर निगम होते हैं। तो ये 3 स्तर होते हैं नगरीय निकाय के। आगे देखते हैं 74वां संविधान संशोधन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1/3 आरक्षित किए गए हैं, जैसा हमने वहाँ पर पंचायती राज में देखा था। इसके अलावा SC ST के लिए आरक्षण भी किया गया है यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो सेम प्रोविज़न है जैसे हमने पंचायती राज में देखे थे। विघटन होने पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 पारित किया गया। इसके तहत राज्यपाल के द्वारा नगरों के प्रकार की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी 1994 में अधिनियम लाया गया था। ठीक है, नगरीय निकाय से संबंधित। तो ये डिटेल भी सारी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया था, परंतु वर्तमान में 4 प्रकार के, है ना। तो जैसे अभी हमने देखा 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 4 प्रकार की व्यवस्था देख लेते हैं कैसे। जैसे एक होते हैं महानगरीय क्षेत्र, एक होते हैं बड़े नगरीय क्षेत्र, एक होते हैं छोटे नगरीय क्षेत्र और एक होते हैं संक्रमणशील क्षेत्र। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, यहाँ पर नगर निगम की स्थापना की जाती है। इसके अलावा 5 से 10 लाख वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर नगर निगम स्थापित की जाती है। तो 10 लाख से अधिक और 5 से 10 लाख वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर नगर निगम होती है। इसके अलावा 1 लाख से 5 लाख के बीच के जो जनसंख्या के क्षेत्र यहाँ पर नगर पालिका परिषद होती है, और 15,000 से 1 लाख के जो क्षेत्र यहाँ पर नगर पंचायत स्थापित होती है ना। तो ये कुछ जनसंख्या के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पर नगरीय निकाय स्थापित किए जाते हैं। तो ये थोड़ा आपको दिमाग में रखने हैं। नगर निगम हम देख लेते हैं। देखिए, नगर निगम में एक नगर प्रमुख मेयर या फिर महापौर होता है, एक उप नगर प्रमुख, उप मेयर तथा 3 प्रकार के सभासद होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन होता है नगर निगम में। एक नगर प्रमुख होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेयर या फिर महापौर होता है। एक होता है उप नगर प्रमुख, इसको हम उप मेयर बोलते हैं, और 3 अन्य सभासद यहाँ पर होते हैं। चुनाव कैसे होते हैं, तो मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है ना, जनता चुनती है, तथा वयस्क मताधिकार 18+ के जो जितने भी लोग हैं तो उनको चुनाव में वोट करते हैं मेयर के। यह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और पद धारण की तिथि से 2 वर्ष तक इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो 5 वर्ष के लिए मेयर चुना जाता है और 2 वर्ष तक इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। चलिए, नगर निगम के आय के स्रोत हम देख लेते हैं। तो देखिए, स्वयं के द्वारा लगाए गए कार्य जो नगर निगम अपने नगर में जो कर लगाती है, टैक्स लगाती है, उनसे इनको आय होती है। इसके अलावा राज्य से इनको अनुदान प्राप्त होता है, केंद्र से इनको अनुदान प्राप्त होता है। इसके अलावा वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार के द्वारा भी इनको कुछ अनुदान दिया जाता है या फिर पैसा दिया जाता है। तो ये सब इनके आय के स्रोत होते हैं, किसके, नगर निगम के। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी 17 नगर निगम है या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। अब हमने अभी डिस्कस किया था नगर निगमों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखिए, एक होते हैं निर्वाचित सभासद। तो प्रत्येक वार्ड में एक निर्वाचित सभासद चुना जाता है, आपको पता होगा, जैसे हम पार्षद वगैरह को जो चुनते हैं। इसके अलावा निर्वाचित सदस्य होने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु तथा उसका नाम निर्वाचक सूची में जरूर शामिल होना चाहिए, है ना। तो इनको
चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 एज होनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ की जो निर्वाचक सूची है वहाँ पर शामिल जरूर होना चाहिए। नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 110 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो निर्वाचित सदस्य होते हैं मिनिमम 6 होने चाहिए और अधिकतम 110 होने चाहिए। इसके अलावा जो मनोनीत सभासद होते हैं, तो ये नगर निगम में मनोनीत सभासदों को राज्य सरकार मनोनीत करती है। मनोनीत मतलब अपॉइंट करती है। इसके अलावा इनकी संख्या 5 से 10 के बीच में होती है। इन सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होता। तो जो मनोनीत या फिर नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं तो इनको राज्य सरकार मनोनीत करती है या फिर नॉमिनेट करती है। ये 5 से 10 के बीच में होती हैं और इसके अलावा इनको मत देने का या फिर वोटिंग का राइट नहीं होता। और एक होते हैं पदेन सभासद। तो ये क्या होते हैं? पदेन सभासद में नगर क्षेत्र वाले सांसद, जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। इसके अलावा विधायक है ना, यहाँ पे विधायक होगा, विधायक राज्यसभा तथा विधान परिषद के सदस्य आते हैं। ठीक है, तो ये सब आते हैं पदेन सभासद में। कौन कौन आते हैं? सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य आते हैं पदेन सभासद में। चलिए आगे बात करते हैं। नगर पालिका परिषद को देख लेते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य यहाँ पर होते हैं। चुनाव कैसे होता है? तो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, आपको पता ही होगा। प्रत्यक्ष आप डायरेक्ट जाकर के वोट डालते हो नगर पालिका अध्यक्ष को। इसके अलावा नगर पालिका परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम 25 होती है और अधिक से अधिक यहाँ पर 55 होती है, जबकि मनोनीत सदस्य यहाँ पर 3 से 5 होते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 200 नगर पालिका या फिर नगर पालिका परिषद हैं। इसके अलावा नगर पंचायत की बात की जाए तो यहाँ पर एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य यहाँ पर सदस्य होते हैं। चुनाव कैसा होता है? तो अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है, उपाध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, जबकि 3 प्रकार के सदस्य यहाँ पर निर्वाचित होते हैं और जबकि 3 प्रकार के सदस्य निर्वाचित, मनोनीत और पदेन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल है, आपको कितने सदस्य होते हैं, कितने निर्वाचित होते हैं, ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम 10, अधिक से अधिक 24, जबकि मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 से 3 यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 490 नगर पंचायत है।